के एक महत्वपूर्ण थिंकर को पढ़ेंगे जिनका नाम है अगस्त कॉम्टे। किसी भी विषय को समझने के लिए उसके फाउंडेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके उन प्रारंभिक काल के थिंकर्स या ऑथर को पढ़ें जब ये सब्जेक्ट इमर्जेंस हो रहा था या ये सब्जेक्ट जब अपने प्रारंभिक काल में था। हालांकि अगस्त कॉम्टे का कोई डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के सिलेबस में, बट कई बार क्वेश्चन हमें इससे देखने को मिलते हैं। और अगस्त कॉम्टे को हमें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सोशियोलॉजी ऑफ फादर हैं। इन्होंने ही समाजशास्त्र को इस्टेब्लिश किया या इन्होंने ही समाजशास्त्र को क्वाइन किया या इन्होंने ही समाजशास्त्र शब्द दिया या विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। अगस्त कॉम्टे के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो अगस्त कॉम्टे औद्योगिकीकरण के समय या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय के हैं, जब कई विचारों का जन्म हो रहा था, जब लोग विज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे, जब लोग औद्योगिकी को एक्सेप्ट कर रहे थे, जब लोग टेक्नोलॉजी पे बात करते थे, जब लोग फैक्ट पे बात कर रहे थे, जब लोग अनुभवजन या एम्पेरिकल स्टडी पे बात करते थे। किसी भी विज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए लोग यह देखते थे कि वह कितना साइंटिफिक है या वह कितना वैज्ञानिक तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। तो समाजशास्त्र के लिए भी यह बहुत ज़रूरी हो गया था या इम्पॉर्टेंट हो गया था सोशियोलॉजी के लिए, अपने आप को एज अ साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने के लिए या एज अ साइंस प्रूव करने के लिए कि हम उन फैक्ट पे चर्चा करें या उन फैक्ट के बारे में बात करें जिसके लिए जिस तरह अन्य विषय अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या मैथमेटिक्स हो गया। तो समाजशास्त्र को उन सारे फैक्ट को अपने अंदर या फैक्ट बेसिस पे प्रूफ करने के लिए अगस्त कॉम्टे ने कई सारे अपने विचार दिए और कई सारे अपने विचारों को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। अगस्त कॉम्टे के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अगस्त कॉम्टे अपने प्रारंभिक समय में सेंट साइमन नाम के प्रोफेसर से बहुत प्रभावित थे। वो भी एक अपने समय में एक विचारक थे जो कि कई बार बीच बीच में अपने समाज के प्रति कई सारे विचार को प्रस्तुत करते रहते थे। हालांकि बाद में कुछ समय बाद अगस्त कॉम्टे और सेंट साइमन का सेपरेशन हो जाता है, दोनों का संबंध क्या होता है, टूट जाता है। आरोप लगता है कि अगस्त कॉम्टे ने उनकी साहित्यिक चोरी की है या उनकी स्टडी जो है उनको कॉपी करके कई जगह पब्लिश कराया है। हालांकि अगस्त कॉम्टे ने इस आरोप से डिनाई कर देते हैं, इस आरोप को अस्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कोई साहित्यिक चोरी नहीं की है। बाद में अगस्त कॉम्टे और भी कई सारे काम करते हैं, कुछ जगह पढ़ाते हैं, कुछ जगह अन्य काम करते हैं, बट ऐसा कोई माइलस्टोन वर्क नहीं करते कि जिससे लोग उनको इतना जानने लगें। बट बाद में उनका समाज के प्रति कई इंटरेस्ट डेवलप होता है, लोग रुचि लेते हैं अगस्त कॉम्टे और कई सारे अपने विचारों को प्रतिपादित करते हैं। आइए देखते हैं अगस्त कॉम्टे को। ये अगस्त कॉम्टे हैं, इसकी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। इनकी पिक्चर आप अगस्त कॉम्टे की पिक्चर देख सकते हैं। अगस्त कॉम्टे का जन्म या अगस्त कॉम्टे बॉर्न इन मॉन्टेपिलर शहर फ्रांस में 19 जनवरी 1798 को हुआ। अगस्त कॉम्टे का जन्म फ्रांस में मॉन्टेपिलर शहर में हुआ। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है या आप अपने बीच नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाना है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। अगर ये हमारा एक पेपर है, ब्लैंक पेपर में अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको यहाँ से एक मार्जिन खींचिए और यहाँ लिखिए आप जो भी अभी थ्योरी में लिखना चाह रहे हैं। बाद में जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी भी विषय के बारे में आप समझते हैं या आप उसके PYQs को सॉल्व करते हैं या आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो कई बार कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है या कई बार हमें कुछ नए फैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो उन फैक्टों को आप यहाँ या ऐड ऑन कर सकते हैं या अगर आप ज़्यादा और बनाना चाहो तो इसको इस तरफ से भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि कुछ फैक्ट यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एक नोट मेकिंग का बहुत अच्छा तरीका होता है कि पहले आप थ्योरी को पढ़ लीजिए या आप PYQs से भी शुरू कर सकते हैं। आप थ्योरी को पढ़िए फिर PYQs लगाइए, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये नोट मेकिंग का अच्छा तरीका होता है। आइए समझते हैं। ही वॉज बॉर्न इन द शैडो ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी गेव बर्थ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
इनका जन्म उस समय में होता है जब लोग मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़ रहे थे, जब लोग विज्ञान को बहुत एक्सेप्ट कर रहे थे, जब लोग टेक्नोलॉजी का जन्म हो रहा था, जब लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे थे, ना कि धार्मिक तरीकों को एक्सेप्ट कर रहे थे। इनका जन्म उसी दौर में होता है और ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म देती है। तो यह कह सकते हैं कि औद्योगिकी क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रारंभिक काल में ही इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु अगर हम देखें तो पेरिस में हुई, फ्रांस में। कब? 5 सितंबर 1857 को हुई इनकी मृत्यु। ये था अगस्त कॉम्टे का कुछ फैक्ट बेसिस परिचय। आगे देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, बुक्स और इनके कुछ फैक्ट बेसिस को समझते हैं। इनकी कुछ बुक्स बुक्स एंड वर्क को देखते हैं। इनकी पहली किताब द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी कब आई? 1830 से 1842 तक। ये 6 वॉल्यूम में लिखी गई। इसे 6 पार्ट में अलग अलग बार पब्लिश किया गया। उसके बाद दूसरी बुक है इनकी इंपॉर्टेंट बुक, द एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक जियोमेट्री। थर्ड बुक है इनकी द फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन द पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी। अगस्त कॉम्टे फिजिक्स से बहुत प्रभावित थे। अगस्त कॉम्टे बायोलॉजी विज्ञानों से बहुत प्रभावित थे। एस्ट्रोनॉमी से भी वो हालांकि प्रभावित थे, लेकिन बायोलॉजी और फिजिक्स से बहुत वो प्रभावित थे। तो आगे देखते हैं जनरल व्यूज ऑन द पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म सबसे पहले प्रत्यक्षवाद पे किसने बात किया कि इंपेरिकल स्टडी क्या है, तथ्य को कैसे रखना है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कैसे करना है, यह ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है, यह फैक्ट क्यों ज़रूरी है, इन सब पे अगस्त कॉम्टे ने ही पहली बार बात की। ये कब लिखी गई? 1844 में। फिफ्थ बुक है द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मानवतावाद के धर्म के बारे में बहुत करते हैं कि धर्म कैसे मानवतावाद ह्यूमैनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट था, या धर्म उस टाइम पे कैसे कैसे परिवर्तित हो गया, विज्ञान के साथ साथ धर्म कैसे कम होता गया या उसका स्वरूप कैसे बदलता गया है। इनकी नेक्स्ट बुक है द सिस्टम द पॉलिटिकली पॉजिटिव। ये हालांकि एक फ्रेंच वर्ड है, पॉजिटिव। ये बुक लिखी गई 1851 से 1854 तक और ये 4 वॉल्यूम में आई। ये 4 पार्ट में इसको पब्लिश किया गया, लिखा गया। नेक्स्ट बुक है द कैसिज्म ऑफ द पॉजिटिव रिलीजन। ये कब लिखी गई? 1852 में। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। कई बार इसमें पूछ लेता है कि इस वाले किताब से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, इस वाले पुस्तक से या इस वाले बुक से उन्होंने किस विचारधारा को पब्लिश किया। तो इन बुक्स को टाइम के साथ या ईयर के साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार सीक्वेंस या कई बार एज इट इज़ बुक का नाम पूछ लेता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नहीं, अगस्त कॉम्टे, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे को ही सोशियोलॉजी ऑफ फादर बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले सोशियोलॉजी वर्ड का या समाजशास्त्र वर्ड का प्रतिपादित किया। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी वर्ड को कॉइन किया इन्होंने डायरेक्ट पहले सोशियोलॉजी यूज ना करके इन्होंने पहली बार उस वर्ड में यहाँ पे यूज़ किया सोशल फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्होंने सोशोलॉजी को एज अ सोशल फिजिक्स वर्ड से डिनोट किया कि सोशोलॉजी एक सामाजिक भौतिकी है जिसमें हम समाज के अलग अलग पर्सपेक्टिव को या अलग अलग विचारधारा को या अलग अलग उनके तथ्यों को देखते हैं। बाय द सोशल फिजिक्स से क्या मतलब है? सोशल फिजिक्स विच स्टडीड द सोशल फिनोमिना इन द सेम वे एज द नेचुरल फिनोमिना आर स्टडीज इन एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी। सामाजिक घटनाओं को हिंदी में देख लेते हैं। सामाजिक भौतिकी समाजशास्त्र द्वारा जो सामाजिक घटनाओं को उसी तरह अध्ययन करता है, सेम उसी तरह अध्ययन करता है जैसे कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्राणी शास्त्र यानी बायोलॉजी करता है। अब एज इट इज़ मतलब क्या है? एज इट इज़ मतलब जो घटनाएं जैसे हो रही हैं उनको उन्हीं की तरह, जैसे कि हम प्रकृति की तरह देखते हैं, उनको तथ्य के तौर पर या फैक्ट बेसिस पे स्टडी किया जाए। जैसे कि
केमिस्ट्री स्टडी करता है फैक्ट बेसिस पे कि कितना मटेरियल है, कौन सा केमिकल है, या कैसे फिजिक्स स्टडी करता है किसी भी घटना को कि कौन सा फोर्स लगा, कौन सा लॉज लगा, या कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। सेम उसी तरह समाज शास्त्र या सोशल फिजिक्स भी स्टडी करेगा सोशोलॉजी को, समाज को, सोसाइटी को, कि कौन सी घटना, गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, ये सारी घटनाएं कैसे हो रही हैं, इसके पीछे फैक्ट क्या है, इसके पीछे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स क्या लगते हैं। इसका मतलब सोशल फिजिक्स जो है वो एज इट इज स्टडी करेगा सोशल फिनोमिना को, जैसे नेचुरल फिनोमिना को स्टडी किया जाता है। सोशोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये कहते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ, सोशोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी करता है किसकी, सोसाइटी की। अब साइंटिफिक स्टडीज़ क्या मतलब है कि आपने जो घटनाओं को देखा, आपने सपोज़ कि किसी एक पर्सन को देखा कि उसने दूसरे पर्सन को थप्पड़ मार दिया। अब हो सकता है इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हों, जैसे कि हो सकता है कि वो आदमी जो कि जिसने थप्पड़ मारा, हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति खराब हो, या हो सकता है वो कई सारी समस्याओं से गुजर रहा हो और सामने वाले से बात किया और उसको गुस्सा आ गया तो उसने मार दिया। तो एज इट इज़ इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे देखना है, इसकी स्टडी कौन करता है, सोशोलॉजी करता है। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करता है। ये किसने बोला, अगस्त कॉम्टे ने बोला। ये था अगस्त कॉम्टे के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। इसको आप लिख सकते हैं कि सोशल फिजिक्स वर्ड किसने यूज़ किया सोशोलॉजी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इन्होंने सोशोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब किसी भी विज्ञान के लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि वह विज्ञान कितना परिवर्तनशील है, वह विज्ञान अपने आप को कितना अपडेट करता है, वह विज्ञान अपने या वो साइंस कितना अपने फैक्टों को ऑब्जर्व करके अपने आप को नया तरीके से प्रस्तुत करता है, या उन सारे विज्ञानों में कौन से लॉज फॉलो किए जाते हैं, कौन सा ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ये सारे उन साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम कोई लॉज फॉलो नहीं करेंगे फिजिक्स में तो फिजिक्स कोई मतलब की नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। केमिस्ट्री में अगर हम कोई लॉज नहीं देखेंगे या उसको फॉलोज नहीं करेंगे कि हमें कैसे केमिकल मिक्स करना है तो केमिस्ट्री नहीं रह जाएगी। वैसे ही सोशोलॉजी में हमें देखना होता है कि समाज में जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे कौन से लॉज लग रहे हैं, या सोशोलॉजी उन फैक्ट जो सामाजिक घटनाएं हो रही हैं उन फैक्ट को कितना ऑब्जर्व करके अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। ये कौन बोलता है, अगस्त कॉम्टे बोलते हैं कि सोशोलॉजी को हमें दो तरीके से समझना होगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है कि लॉज एंड ऑर्डर, कौन से कानून और कौन से व्यवस्थाएं हैं जो समाज को प्रचलित कर रही हैं या सोसाइटी को आगे बढ़ा रही हैं या सोसाइटी के लिए वर्क कर रही हैं, कौन से लॉज, कौन से ऑर्डर, कौन से सिस्टम है, ये क्या है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक वर्ड का मतलब, डायनेमिक का मतलब मोबिलिटी, या इसको आप गतिशीलता समझ सकते हैं या चेंजेबिलिटी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक मैरिज का पैटर्न कहीं और देखा, एक अलग पैटर्न देखा, और मैरिज का मैंने दूसरा ही पैटर्न कहीं और देखा। इन सारे फैक्टों को जब मैं इकट्ठा करके समाज में या सोशोलॉजी में स्टडी करूंगा वो फैक्ट बेसिस पे, तो मुझे परिवर्तन दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे समाज परिवर्तित हो रहा है, या कैसे कैसे नए रीज़न चेंज होने पे विवाह के या मैरिज के प्रैक्टिसेस क्या होती चेंज होती हैं। तो सारे साइंसेस के लिए, विज्ञानों के लिए ये चेंजेबिलिटी या मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि विज्ञान में कितना आप फैक्ट को ऑब्जर्व करके कितना चेंज करते हैं। ये कौन बोलता है, अगस्त कॉम्टे बोलते हैं। अगस्त कॉम्टे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब हम समझ गए कि कितना परिवर्तित हो रहा है, और स्टैटिक्स का मतलब हम समझ गए कि कौन सी व्यवस्थाएं हैं या कौन से नियम हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने समाज को अध्ययन करने के लिए या सोशोलॉजी को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट समझते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज हायरार्की ऑफ द साइंस। अब यहाँ पे हायरार्की ऑफ द साइंस का मतलब कि कौन सा विज्ञान कब इवोल्यूट हुआ, कब विकसित हुआ और किस क्रम में विकसित होता है। यहाँ पे अगस्त कॉम्टे का मतलब सिर्फ विज्ञान से मतलब नहीं था, यहाँ पे समाज से भी मतलब था कि कौन सा समाज कैसे कैसे विकसित होता जा रहा है, ये कौन सी सोसाइटी कैसे कैसे विकसित हुई है।
उसी तौर पे इन्होंने विज्ञान के लिए बात की कि विज्ञान कैसे कैसे विकसित हुआ। ये कहते हैं अपनी बुक द पॉजिटिव फिलॉसफी, इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पॉजिटिव फिलॉसफी में ही डिस्क्राइब द हायरार्की ऑफ द साइंस। अपनी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने विज्ञान के पदानुक्रम के डिस्कस फर्स्ट द साइंस दैट इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इज द फारदेस्ट फ्रॉम द जनरल फिनोमिना डेवलप। कि ये कहते हैं कि विज्ञान जो कि सबसे कम कॉम्प्लेक्स है, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले वह विज्ञान विकसित होता है जो सबसे जटिल या जो सबसे कम जटिल होता है तथा सामान्य घटनाओं से अत्यंत दूर होता है। सबसे कम जटिल मतलब जिसको समझना आसान हो, और सामान्य घटना मतलब कि जो कि सोसाइटीज़ में कुछ घटनाएं हो रही हैं उनसे ज़्यादा सरोकार ना हो, उनसे ज़्यादा रिलेटेड ना हो। जैसे मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है बट सिंपल है और ज़्यादा सोसाइटी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं, थोड़ा सा दूर रखता है। हालांकि उसका लॉजिकल या साइंटिफिक के लिए इंपॉर्टेंट है बट सोसाइटी के लिए नहीं है। सामान्य घटनाओं के लिए हम उतना गणित का यूज़ सामान्य डेली लाइफ में करते नहीं हैं। द साइंस दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इज़ द क्लोजेस्ट टू द जनरल फिनोमिना, जो कि बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और क्लोज है, जो कि एकदम जनरल फिनोमिना से, एकदम सामाजिक घटना से, एकदम सामान्य घटनाओं से जो बहुत पास में है, वो डेवलप होता है कब? लास्ट में। हिंदी में भी देखते हैं सबसे अंत में वह विज्ञान डेवलप होता है जो कि सबसे जटिल होता है और सामान्य घटनाओं से बहुत निकट रखता है। जैसे कि सोशियोलॉजी या आप मोरल साइंस को भी ले सकते हैं, जो कि सामाजिक घटनाओं से बहुत पास में है। वो देखता है कि मेरा और आपका बिहेवियर कैसा है, मैं आपके प्रति कैसे बिहेवियर रखता हूँ, ये समाज में जो अन्य लोग हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारी घटनाओं को स्टडी करता है ऐसा विज्ञान जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और क्लोजेस्ट टू द नॉर्मल फिनोमिना या जनरल फिनोमिना से होता है। इसी फॉर्म में मैथमेटिक्स वॉज द गिवन फर्स्ट, कि मैथमेटिक्स सबसे कम कॉम्प्लेक्स होगा, और सोशोलॉजी वाज द गिवन द लास्ट प्लेस, कि सोशोलॉजी सबसे जटिल होगी, सोशोलॉजी सबसे कठिन होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, बट किसके? सोशल फिनोमिना के सबसे पास होगी, सामाजिक घटनाओं या सामान्य घटनाओं के सबसे पास होगी। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट समझते हैं आगे। कॉम्टे प्रेजेंटेड द हायरार्की Comte presented the hierarchical system of the various science based on the order the beginning, कि सब वो ये बेसिकली बताया गया कि किसी भी विज्ञान को पदानुक्रम में रखने के लिए कौन से बेस्ड हैं या किस अनुसार हम रख सकते हैं। तो पहला कहते हैं कि कौन सा विज्ञान कब अपने आरंभ हुआ या कब प्रारंभ हुआ और कब विकसित हुआ, कि सबसे पहले कौन सा विज्ञान विकसित हुआ, उसका विकास कैसा था, सबसे पहला क्या था, इस क्रम में उन्होंने एक पहला पॉइंट दिया। दूसरा कहते हैं ऑर्डर द बीइंग डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर, कि विज्ञान एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि फिजिक्स कैसे मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है, या एस्ट्रोनॉमी जिसकी गणनाएं करके लोग भविष्य बताते हैं, ये मौसम का बताते हैं, कि एस्ट्रोनॉमी कैसे साइंस से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उसी तरह ईच अदर से कैसे वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट ये बोलते हैं डिक्रीजिंग द जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी द सब्जेक्ट ऑफ द साइंस एज पर द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट, कि वह कैसे सामान्य से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता जाता है, कम जटिल से अधिक जटिल की तरफ बढ़ता जाता है विज्ञान। नेक्स्ट द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फैक्ट। अभी जैसे हमने पहले बात की कि डायनेमिक्स का मतलब क्या, कि उस विज्ञान में यह आचरण होना चाहिए या एक ऐसा कैरेक्टरिस्ट होना चाहिए कि वो अपने आप को कितना फैक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड कर रहा है, या कितना ज़्यादा हुआ अपने आप को चेंज कर रहा है समाज के प्रति या फैक्ट के प्रति, या कितना एम्पेरिकल स्टडी कर रहा है। इसी ऑर्डर पे ऑन द बिगनिंग द कॉम्प्लेक्सिटी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, कॉम्प्लेक्स बेसिस पे मतलब कम कॉम्प्लेक्स से अधिक कॉम्प्लेक्स की तरफ उन्होंने कैसे बताया, कि सबसे पहले मैथमेटिक्स, देन एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एट द लास्ट दैट इज सोशोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे जटिलता आगे बढ़ती जा रही है। कि सबसे पहले उन्होंने दिया मैथमेटिक्स जो कि सबसे कम जटिल है, उससे जब हम मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स के बिना एस्ट्रोनॉमी पॉसिबल नहीं है, या उसका यूज़ करके ही एस्ट्रोनॉमी का देखा जाता है। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों पे डिपेंडेंट होता है।
एंड केमिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि एक दूसरे का यूज़ किया जाता है। देन बायोलॉजी, ये कॉम्प्लेक्स है, और सोशोलॉजी एट द एंड लास्ट में, ये सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या सबसे कॉम्प्लेक्स विज्ञान के रूप में इन्होंने बताया कि समाज कैसे जटिल बनता जा रहा है, या सोशोलॉजी कैसे उन जटिलताओं को अध्ययन करती है, या उन कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे स्टडी करता है। या इसके आगे इन्होंने बाद में मोरल्स को भी रखा, या नीति शास्त्र जिसे बोलते हैं, नीति शास्त्र को रखा कि नैतिक शास्त्र जो है या नीति शास्त्र जो है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कि लोगों के दिमाग कैसा है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, लोग कैसे बिहेव करेंगे, रीजनेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आगे आगे देखा और इसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ और बढ़ाते गए। नेक्स्ट इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द लॉज ऑफ द 3 स्टेज ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस। मैंने पहले बताया विज्ञान का जब उन्होंने हायरार्की ऑफ द साइंस दिया, उनका मतलब सिर्फ विज्ञान से नहीं था, उनका मतलब समाज से भी, कि ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे हुआ, समाज कैसे प्रोग्रेस हुआ, समाज एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे जा रहा है, ये देखने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया द लॉज ऑफ द 3 स्टेज। इन्होंने अपनी बुक, इन हिज बुक द पॉजिटिव फिलोसफी, hierarchy of the science भी सेम बुक में दिया गया था, Comte described the stage of human progress. He said that human mind develop as the human mind develop, the mind of society also develop as the same way. जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग डेवलप होता जाता है वैसे वैसे सोसाइटी और डेवलप हो जाती है। कि हम पहले सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते थे कि भगवान है, भगवान बारिश करा रहा, भगवान भूकंप ला रहा है, ये भगवान कुछ भी कर रहे हैं। जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ, रीजनेबिलिटी बढ़ी, तार्किकता बढ़ी, वैसे वैसे हमने विज्ञान बनाया, विज्ञान से तकनीकी बनाई और बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप करते गए। जैसे जैसे ह्यूमन माइंड डेवलप होगा, सोसाइटी भी वैसे वैसे, समाज भी वैसे वैसे क्या करती जाएगी, प्रोग्रेस करती जाएगी। इन्होंने फर्स्ट स्टेज दिया, दैट इज थियोलॉजिकल। नेक्स्ट मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज। थियो का मतलब होता है यहाँ पे धर्म, मेटा का मतलब होता है कि परे या बियॉन्ड, उन दोनों मतलब धार्मिक चीज़ों से और इन सारी चीज़ों से वह कैसे परे जा रहा है या कैसे दूर जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब वही है कि कितना आप पॉजिटिव रिलेटिव है एक दूसरे से, या कितना आपके अंदर ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ों को, कितना आप अनुभव करते हैं, कितना फैक्ट यूज़ करते हैं, या कितना आप रीज़न पे आप यकीन करने लगे हैं, ये पॉजिटिव स्टेज में आ जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में और कि थियोलॉजिकल स्टेज क्या है। थियोलॉजिकल स्टेट या धार्मिक अवस्था, एट दिस स्टेट ऑल द थिंग्स वर अंडरस्टूड एज द इमेज ऑफ द गॉड और एज द रिजल्ट ऑफ द इमीडिएट एक्शन ऑफ द सेम दैट सुपरनेचुरल पावर इट वाज बिलीव दैट द पावर ऑफ गॉड इज द प्रेजेंटेड ऑल थिंग। इसका मतलब ये है कि थियोलॉजिकल स्टेज में मतलब ये है कि भगवान की जितनी शक्तियां हैं वह किसी वस्तु पे हैं या किसी जीवित आदमी पे हैं, कि मेरे अंदर शक्तियां हैं, मैंने ही सारी चीज़ों को बनाया है, मैंने ही सारी चीज़ों को काम कर रहा हूं, मैं ही सारी घटनाओं के प्रति जिम्मेदार हूं और मैं ही सारी एक्शन करता हूं और उन्हीं एक्शन का इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है किस पे, सोसाइटी पे। ये कौन बोलता है, थियोलॉजिकल स्टेट में हम स्टडी करते हैं कि धार्मिक चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी भगवान की देन है। सारी चीज़ें, पानी, आग, वस्तु जो भी है, आप निर्जीव चीज़ें, नॉन लिविंग जो भी है, ये सब किसकी देन है, भगवान की देन है। जो भी कर रहा है, मैं खड़ा हूँ या आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है, ये भगवान कर रहा है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कुछ खाया आपने, गिर गए, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है। लोग बेसिकली एक रिलीजन पे, एक गॉड के, एक सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करते थे। इन दिस स्टेज इज डोमिनेटेड बाय द प्रीस्ट मतलब जो चर्च पे लोग पादरी होते थे, प्रीस्ट के द्वारा डोमिनेटेड था ये एरा या स्टेज, और मिलिट्री मैन या जो सैन्य बल होते थे या सैनिक बल जो होते थे उनके द्वारा ये स्टेज को बहुत डोमिनेट किया गया, इन्हीं लोगों का था। पादरी बताते थे कि कब कैसे क्या होगा, या भगवान ने हमको बोला है कि हमें ऐसे करना है, ये बताते थे इस स्टेज में, और लोग ब्लाइंडली बिलीव करते थे, लोग भरोसा कर लेते थे। नेक्स्ट, ये थियोलॉजिकल स्टेज को 3 भागों में बांटा गया, दैट इज फिटिसबाद या फिटिज्म,
पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म। फिर इस बात का बेसिकली कितना मतलब है कि जो गॉड की पावर होती है वो किसी एक आदमी के अंदर आ जाती है। एक आदमी, जैसे कि प्रीस्ट लोग बोलते थे कि मैं ही गॉड का माध्यम हूँ और मैं ही जो भी डिसीजन लेता हूँ, जो भी निर्णय लेता हूँ, वो सब गॉड का डिसीजन है, ना कि मेरा। या आप अभी देखते हैं लोगों के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी आ जाते हैं, दुर्गा माता आ जाती हैं, जो भी आ जाता है वो इसी का उदाहरण है कि लोग ऑब्जेक्ट को भी एक मानने लगे थे कि ये जो ईगल है ये भी भगवान का रूप है, इनके अंदर ही, या इन्होंने ईगल को मारा और इनके अंदर ही भगवान की जो भी शक्तियाँ आ जाती हैं। पॉलीथिज्म मतलब आप बहुत सारे भगवान को मानते हैं, जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी में हम बहुत सारे भगवान को मानते हैं, गॉडेस को मानते हैं, अनेकों देवी देवताओं को मानते हैं। ये किसका था? ये पॉलीथिज्म का था। नेक्स्ट मोनोथिज्म, एक भगवान, अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ है, गॉड ही सब कुछ है। ये जो भी लोग एक गॉड पे बिलीव करते हैं, साईं बाबा सबका मालिक एक, वैसे ही ये मोनोथिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल वही जो कि बियॉन्ड है, सेम बियॉन्ड है। फिजिकल मीन्स मटेरियल वर्ल्ड, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड फिजिकल का मतलब होता है मीन्स मटेरियल वर्ल्ड। इन दिस फॉर्म द एसेंशियल आइडियाज एंड रैशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ द इमेजिनेशन। कि लोग यहाँ पे आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, रीजन को थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, बट भगवान को भी मान रहे हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं। लोग आइडियाज़ को बता रहे हैं, ग्रो हो रहा है आइडियाज़, अपना इमेजिनेशन। यहाँ पे लोग एक इमेजनरी भगवान को ना मानकर एक अपने आइडियाज़ को लोग जनरेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा, दैट इज पॉजिटिविज्म, या पॉजिटिव स्टेज भी इसको बोल सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट पॉजिटिविज्म मतलब प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद का मतलब, एक अगर सिंपल या सामान्य भाषा में हम समझे, ये प्रत्यक्षवाद का मतलब है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, या किसी घटनाओं को जो जैसे है आप उसको एज इट इज स्टडी कर रहे हो, उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या तार्किकता है, क्या रीज़न है, उनको कैसे स्टडी करते हैं, ये कौन बताता है? पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद। आगे देखते हैं, पॉजिटिविज्म इज द फिलोसफिकल अप्रोच, इज एम्फसाइज द साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक तरीके से, एंड एम्पिरिकली मेथड, कि आपने क्या अनुभव किया है उसके अनुसार आप क्या स्टडी करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं। टू स्टडी द सोसाइटी, मैंने विवाह के स्वरूप देखे, मैंने मैरिज के स्वरूप, मैंने अलग अलग फॉर्म्स देखे, मैंने क्या स्टडी किया, मैंने क्या अनुभव किया कि लोग चर्च अलग अलग फॉर्म होते हैं कि लोग कई जगह बारात लेके जाते हैं, लड़की वाले या लड़के वाले, कई फॉर्म्स होते हैं विवाह के। तो मैंने कई सारे फैक्ट देखे और फैक्ट के बेसिस पे मैंने क्या अनुभव किया, उसके बेसिस पे जब मैं समाज को स्टडी करूँगा। कई जगह ऐसा है कि जो लड़का होता है, ग्रूम होता है, वो वाइफ के घर में जाके रहता है। तो जब ये सारी फैक्ट को मैं स्टडी करूँगा, स्टडी द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल, या समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से और अनुभवजन तरीके से जब मैं अध्ययन करूँगा तो वो फैक्ट होगा। यह पॉजिटिविज्म, इट रिजेक्ट्स द स्पेकुलेशन एंड सुपरस्टिशियस एंड मेटाफिजिक्स, या ये जो है सुपर नेचुरल पावर को रिजेक्ट करता है, और जितने भी ऐसे कि जिनका आप फैक्ट बेसिस पे अनुभव नहीं कर सकते, या जो इनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये अटकलों, अंधविश्वासों और तत्व मीमांसा को खारिज करता है। कि आप जिनका रीज़न के साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते, रीज़न आप नहीं दे सकते, उन सारी घटनाओं को ये क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है पॉजिटिविज्म। एंड बिलीव द ओनली ऑब्जर्वर, आप कितना अनुभव कर रहे हैं चीज़ों को, उन सामाजिक घटनाओं को, उन सामान्य घटनाओं को, ये कौन देखता है? पॉजिटिविज्म। इम्पेरिकल फैक्ट, आप उन सारे फैक्ट को कैसे देख रहे हैं। जैसे कि मैं अगर स्कूल की बात करूं, आज का हमारे स्कूलों का पैटर्न अलग अलग हो जाता है। कई जगह बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कई जगह बहुत मिनिमम है, ये कई जगह बहुत बेकार से बेकार स्कूल देखने को मिलता है। इनके पीछे फैक्ट क्या होता है कि कई जगह फ़ीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट में, या कई जगह गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, या गवर्नमेंट अगर सही से काम करे तो नीचे के टीचर्स सही से काम नहीं कर रही है, जो भी अलग अलग, या गाँव में बहुत स्कूल दूर है, चीज़ें पहुंच नहीं पाती। इन सारे फैक्ट को आपने अनुभव किया, आपने एम्पिरिकल स्टडी किया और आपने उन फैक्ट को अपने सामने रखा, समाज के सामने रखा। यही प्रत्यक्षवाद बताता है कि कैसे कैसे स्कूल का पैटर्न चेंज होता है, या मैरिज का पैटर्न चेंज होता है, या अलग अलग इंस्टीट्यूशन, हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनका कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। इसकी स्टडी हम पॉजिटिविज्म के माध्यम से करते हैं। एंड वैलिड नॉलेज, कि उस नॉलेज का कितनी वैधता है, कि मैंने बताया कि स्कूल का पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसकी कितनी वैधता है, मैं कैसे फैक्ट बेसिस पे इसको प्रस्तुत करूंगा, ये कैसे आपके सामने रखूंगा, इस बेसिस पे इन्होंने बताया। ठीक है, पॉजिटिविज्म। इसके कुछ हम कुछ PYQs देखते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कई बार पूछे भी गए हैं नेट पे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अरेंज द वे, देखिए सारे क्वेश्चंस जब तक आप अच्छे से उन वर्ड्स का मतलब नहीं समझेंगे बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अरेंज द वेरियस साइंस हायरार्की ऑफ द फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एज द प्रोवाइडेड बाय अगस्त कॉम्टे। याद होगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन था? अगर हमने देखा था सबसे ऊपर क्या था? सोशियोलॉजी, और सबसे नीचे क्या था? मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद क्या था? एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये थी हमारी, जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो पहले में हमारा क्या होगा? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले क्या होगा? सोशियोलॉजी, उसके बाद क्या होगा? बायोलॉजी, इसको बनाते हैं ई बी। उसके बाद क्या होगा? केमिस्ट्री डी। उसके बाद क्या होगा? फिजिक्स ए एंड सी। ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया एंड द करेक्ट आंसर इज अ डी। हमें अब अगर इसी का मैं उल्टा पूछ लूं, इसी क्वेश्चन में उल्टा पूछा जाए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बताइए आप, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसके रखे होंगे हम? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसी को हम डिक्रीज कर देंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट द कॉन्टेज लॉज ऑफ द 3 स्टेज। उन्होंने कौन कौन से 3 स्टेज लॉ दिए थे? तो इसका आंसर आप पढ़ लीजिए, थियोलॉजिकल, साइंटिफिक। ये तो गलत है, साइंटिफिक तो ऐसा कुछ बोला नहीं था उन्होंने। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव, यही 3 था जो इन्होंने दिया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज अ थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। यहाँ पे सीक्वेंस भी देखना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन तीनों सेम है, लेकिन पहले क्या देख लिया? मेटाफिजिकल लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले थियोलॉजिकल दिया, धार्मिक, जहाँ लोग धर्म पे बिलीव करते थे, फिर थोड़ा सा आइडियाज़ वगैरह आया, रीज़न आया, उसके बाद द पॉजिटिविज्म, लोग फैक्ट पे बेसिस पे बात करने लगे। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। कॉम्टे डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू विच 2 मेजर ब्रांचेस। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को कौन से 2 भागों में विभाजित किया था? सो माइक्रो सोशियोलॉजी जैसा कुछ है नहीं, स्टडी करते हैं बट ये है, इन्होंने बताया नहीं। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, सोशल फैक्ट एंड सोशल एक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। द करेक्ट आंसर इज अ बी। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स से कौन से लॉज, कौन से ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं सोसाइटी को स्टडी करने में, कौन से और कितना ज़्यादा सोशोलॉजी पे फैक्ट को एनालाइज करके अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बात करते हैं कौन? अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the Comte is not correct? ध्यान देना है, is not correct। ये पहला स्टेटमेंट है, he coined the term sociology। नेक्स्ट क्वेश्चन, he proposed the laws of 3 stages। ये भी सही है, इन्होंने ही पहली बार समाजशास्त्र को बताया। ही प्रपोज द 3 लॉज स्टेज, अभी हमने पढ़ा 3 स्टेज के इन्होंने बताया। एंड ही कंसीडर सोशियोलॉजी एज द क्वीन ऑफ साइंस। देखा मैंने क्या बताया था कि जब हम PYQs को सॉल्व करते हैं तो हमें कई बार नए फैक्ट मिलते हैं, तो ये देखिए एक नया फैक्ट मिला हमें, ही कंसीडर्ड द सोशियोलॉजी एज द क्वीन ऑफ साइंस। इन्होंने समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को सारे विज्ञानों की रानी कहा। क्यों? क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स है लेकिन सामाजिक घटनाओं के सबसे करीब है, नेचुरल सोशल फिनोमिना के सबसे क्लोजेस्ट है। ये आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। एंड ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सोशल स्टैटिक्स, गलत, ये भी इन्होंने दिया था। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स 2 ब्रांच बताई थी इन्होंने सोशियोलॉजी की, सो ये इनकरेक्ट है। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डी, दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अभी आई होप आपको अगस्त कॉम्टे समझ आए होंगे। अगस्त कॉम्टे के आप और क्वेश्चंस को ढूंढिए, PYQs को बुक में देखिए और कुछ नए फैक्ट को अपने उसमें ऐड ऑन कीजिए। जितने जितने मेजर कॉन्सेप्ट थे अगस्त कॉम्टे के डिटेल वाइज विस्तार से मैंने बताए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।